नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलई की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए आज का इस सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 17 होगा। इसके पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। बिहार डीएलई के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और करा चुके हैं, बस आप उतना ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट देख कर चले जाइए। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बस जितने भी पढ़ाए हैं यहीं से क्वेश्चन आएगा। बस आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है ओनली। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 5 बजे हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और 7:30 बजे रात को क्या करते हैं तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, और सुबह 7 बजे क्या करते हैं तो साइंस का प्रैक्टिस चल रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। जुड़ना ना भूलिएगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जब भी हम वीडियो आपको डालें आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा नहीं थी। यानी आपको बताना है कि मौर्य काल के दौरान सबसे जो सामान्य प्रचलित मुद्रा कौन सी नहीं थी। तो सुवर्ण, कंकनी, निष्क की कर्षपन कर्षपन कर्षपन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल लगाइए। फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, और अपना स्कोर बताइएगा 20 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, निष्क जो प्रचलित मुद्रा नहीं थी, क्या थी तो निष्क जो थी वह प्रचलित मुद्रा नहीं थी। सी जे करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि चांदी के सिक्के कौन कौन से थे तो कारसापन, पौन और धरण होते हैं। और सोने के सिक्के कौन होते हैं तो सुवर्ण होते हैं और पाद होते हैं। और तांबे के सिक्के कौन कौन होते हैं तो मासक और कानिनी तथा अर्ध कानिनी होती हैं। ये भी याद कर लीजिएगा। चांदी के सिक्के कौन कौन होते हैं तो कारसपन होते हैं, पौन और धरण होते हैं। और सोने के सिक्के कौन कौन होते हैं तो सुवर्ण और पाद होते हैं। और तांबे के सिक्के कौन कौन होते हैं तो मासक, कानिनी तथा अर्ध कानिनी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे तो मिनंदर की गौतमीपुत्र सातकर्णी की कडफिसेस टू की रुद्र दमन वन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएंगे। रुद्र दमन वन थे। क्या थे तो रुद्र दमन वन थे, तो जो भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। तो भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था तो सिंध की, दिल्ली और उसके आसपास, दक्कन की, बिहार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगाइए फटाफट। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो बिहार हो जाएगा। बिहार के राजधानी पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा तो पटना हो जाएगा। अब बिहार में कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं। ठीक है, ये भी याद करते चलिएगा। और सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन है बिहार में तो गया हो जाएगा। ये भी लिख लीजिएगा। और पूछ देगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो किशनगंज में होती है। ये भी नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है काकतीय राजवंश की राजधानी थी। तो काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी तो मदुरै, हम्पी की, द्वार समुद्र की, वारंगल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, वारंगल होता है। तो काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ होती है, तो वारंगल, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं दू अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। तो दू अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां की औरंगजेब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा, इस वीडियो से उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दू अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे, तो जहांगीर थे, बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था, तो निजामुल मुल्क आसफ जा कि अली वर्दी खां कि सादक खां कि टीपू सुल्तान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टीपू सुल्तान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं भारत के साथ संयुक्त पंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे। तो भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे, पुर्तगाली कि डच कि फ्रांसीसी कि डैनिश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट VBI क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, डच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डच हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो अजमल खां कि अबुल कलाम आज़ाद कि मोहम्मद अली जिन्ना कि बदरुद्दीन तैयब जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो लिख लीजिएगा 1906 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, तो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ देगा था कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था, तो MN राय कि PC जोशी कि SA डांगे कि सोहन सिंह जोश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं MN राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो MN राय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ। तो जो निम्नलिखित जो 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन सबसे पीछे हुआ था, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं सूर्य कलंक कारण है। तो सूर्य कलंक कारण क्या कैसे होता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे लगाइए, सूर्य कलंक का कारण क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावत आवत का इसलिए क्या होता है, तो सूर्य कलंक के कारण होता है, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है एक पार्थिव ग्रह है, तो एक पार्थिव ग्रह कौन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए,
इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी घाना चट्टानी पिंड का ग्रह होता है। एक पार्थिव ग्रह क्या होता है, तो घाना चट्टानी पिंड का ग्रह होता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे विद्या विद्या सतात्मक है। तो चलिए आपको लगाना है कि इनमें से कौन सा सबसे विद्या सतात्मक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी टोर्नेडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो टोर्नेडो हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्व विविधता होती है। तो प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्व विविधता होती है, कैसे होती है, तो शीतोष्ण पतझड़ वनों से कि उष्णकटिबंधीय नम वनों से कि अत्यधिक रूपों से प्रदूषित नदियों में कि मरुभूमि एवं घास के मैदान में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय नम वनों से होता है। क्या होता है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है। तो आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है, सम तापक्रम वाली जगहों को कि सम दाब वाली जगहों को कि सम वर्षा वाली जगहों को कि सम उच्चता वाली जगहों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सम वर्षा वाली जगह को जोड़ती है। तो आइसो हाइट वे रेखा है जो क्या जोड़ती है, तो सम वर्षा वाली जगह को जोड़ती है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिरक्षित आर्थिक गतिविधि है। तो मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिरक्षित आर्थिक गतिविधि कौन है, तो बागवानी कृषि की स्थानांतरण कृषि की आखेट एवं संग्रहण कृषि की यायावरीय झुंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी यायावरीय झुंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यायावरीय झुंड हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं न्यू मूर आइलैंड स्थित है। तो न्यू मूर आइलैंड कहाँ स्थित है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में कि हिंद महासागर में कि पाक जल संधि में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। तो 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष कि 18 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट, यानी 18 वर्ष होनी चाहिए। मतदान करने की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तभी आप मतदान कर सकते हैं। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। तो सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था। जो सासाराम नगर है उसका विकास किस काल में हुआ था, मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी मध्य युग में हुआ था। क्या हो जाता, तो मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था।
तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास से वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे और आप वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।